चैप्टर 41 शहर के बीचों बीच घर खरीदना। चूंकि दोनों बच्चे ये बातें समझ सकते थे, वांग युनमे को भी स्वाभाविक रूप से समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी वो झिझकते हुए बोली, मुझे पता है कि यह अच्छी बात है, बस हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और यह ब्रेकफास्ट स्टॉल भी इतने सालों से चल रहा है। इसे ध्वस्त होते देखना और यहाँ से हटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जियान आई अपनी माँ की भावनाएं समझ रही थी। आखिर वे सबने यहाँ 10 सालों से भी अधिक समय एक साथ बिताया था। ये जगह उनसे जुड़ चुकी थी, लेकिन अब आगे की सोचनी थी। वे सारी उम्र झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रह सकते थे, और ऊपर से जब ये जगह ध्वस्त हो ही जानी है तो चाहें या न चाहें उन्हें जाना ही होगा। मॉम, अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब ये जगह ध्वस्त होने वाली है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, और अगर जाना ही है तो हमें पहले से ही मूव करना चाहिए। जियन एआई ने कहा, पहले ही मूव? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो डेमोलिशन का कोई नोटिस भी नहीं आया। वांग युनमे ने भौहें से कोड़ ली। उनकी ब्रेकफास्ट स्टॉल अभी भी चल रही थी और घर भी जस का तस था। ओल्ड वू ने भले ही खबर दी थी, लेकिन कब डेमोलिशन होगा ये तो किसी ने नहीं कहा। उनकी बेटी इतनी जल्दी क्यों कर रही थी? जियान आई समझदार थी और अक्सर चीज़ों को गहराई से सोचती थी। अपनी माँ और भाई की उलझन भरी शक्ल देखकर उसने धैर्य से समझाया, मॉम, हमें डेमोलिशन की खबर पब्लिक होने से पहले ही मूव करना होगा। साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग रहते हैं, भले ही पूरा इलाका एक साथ ध्वस्त नहीं होगा, लेकिन हमारा इलाका शायद सबसे पहले होगा। जब डेमोलिशन शुरू होगा तो बहुत सारे लोग अचानक घर से बेघर हो जाएंगे और सब लोग रेंट पर घर लेने या कॉम्पनसेशन से नया घर खरीदने लगेंगे। उस समय तक हम मूव करेंगे तो रेंट कई गुना बढ़ चुका होगा। जियान आई की बात सुनकर वांग युनमे को समझ आया, हाँ, ये तो सही है। अगर ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे तो घर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और कीमतें भी अभी से कहीं ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम अभी रेंट पर घर ले लेते हैं और डेमोलिशन 1 साल बाद होता है तो हमें 1 साल का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जियान यू ने बहन की बात में लूपहोल निकाल कर कहा, रेंट पर घर? हमें तो घर खरीदना चाहिए। जियन एआई ने दृढ़ स्वर में कहा, खरीदना? वांग युन में फिर चौंक गई। उसने अपनी बेटी की ओर देखते हुए पूछा, घर खरीदना? मॉम, क्या हमें अभी अभी 1 मिलियन युआन नहीं मिले हैं? उसी से घर खरीद लो। जियन एआई ने अपनी माँ की ओर देखा। वांग युन में अपनी बेटी के इस पक्के और निडर रवैये से जैसे डर सी गई। उसने कभी अपनी बेटी को इतनी बड़ी बातें करते नहीं देखा था, हमेशा घर खरीदने की बात करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जियान आई पिछले जीवन में राजधानी की एक बड़ी रियल एस्टेट टाइकून रह चुकी थी। उसे आने वाले समय के प्रॉपर्टी मार्केट की पूरी समझ थी। बायउन सिटी की आर्थिक स्थिति देखकर अगर अभी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो कुछ ही सालों में उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। ये 100% फायदे का सौदा था। नहीं सीओआई, ये पैसा तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए रखा है। वांग युनमे के दिल में अभी भी डर था। उसने कहा, और फिर डेमोलिशन के बाद हमें रिलोकेशन हाउस तो मिलेगा ही। जियान आई को तुरंत एहसास हुआ कि वो ज़्यादा अधीर हो गई थी। अपने फ्यूचर की जानकारी से उसने ज़्यादा बातें बता दी थी। उसने खुद को शांत किया और नर्म स्वर में बोली, मॉम, मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले अभी बायउन सिटी में प्रॉपर्टी की कीमत देखो। अगर हम हैचिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे सबसे प्रॉस्परस इलाके में 150 स्क्वायर मीटर का घर खरीदना चाहें तो उसका दाम करीब 5 लाख से 8 लाख युआन है। हमारे पास 1 मिलियन युआन है। डेमोलिशन शुरू होगा तो हमें अलग से डेमोलिशन कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। और कल मैंने देखा था जब आप याओची का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, एक जनरल मैनेजर की सालाना सैलरी 3 लाख युआन है और साल के अंत में परफॉर्मेंस बोनस भी होगा। इसलिए हमारी फैमिली की मौजूदा हालत में हम पूरी तरह केपेबल हैं कि शहर के बीचों बीच एक अच्छा घर खरीद सके। चैप्टर 42 मैं इतनी चुगलखोर नहीं हूँ। जियन एआई का मतलब साफ था, अब उनके परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। क्या? कितना? जियान यू उलझ गया। मॉम की सालाना सैलरी 3 लाख युआन है? जियान आई ने हैरान जियान यू की ओर देखते हुए सिर हिलाया और जोड़ा, साल के अंत में बोनस भी होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वांग युनमे अब तक यह नहीं मान पा रही थी कि उन्हें प्रमोशन मिला है और उनके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा 1 मिलियन युआन भी है, इसलिए वो इन सब बातों को भूल सी गई थी। अपनी बेटी की सोच और विश्लेषण सुनने के बाद वांग युनमे का मन साफ होने लगा। भले ही बाद में उन्हें रिलोकेशन हाउस मिलने वाला था, लेकिन उनके बेटे को भविष्य में शादी के लिए घर चाहिए होगा, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पर कितने साल रह पाएंगी, इसलिए 3 लाख सालाना वेतन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।
बेहतर यही था कि जब तक मौका है एक एक्स्ट्रा घर खरीद लिया जाए। ये सोचते ही वांग युनमे को सब साफ दिखने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इतनी दूर की सोच रखती है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, सीओआई सही कह रही है, हमें अभी घर खरीदना चाहिए, नहीं तो जैसे ही डेमोलिशन की खबर बाहर आएगी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर जियन एआई ने राहत की सांस ली। अब वो समझ गई थी कि उसकी माँ उसकी बातों को सही मान गई है। जियान यू ने हैरानी से कभी अपनी बहन और कभी अपनी माँ को देखा। मॉम, आपने सच में तय कर लिया? आप घर खरीदने वाली हैं? वांग युनमे ने दृढ़ आवाज में कहा। हाँ, मैं दोपहर में घर देखने चलूंगी। दोपहर को जियान आई ने जियान यू की पासबुक ली और 2 मिलियन युआन का चेक लेकर बैंक चली गई। बैंक के कर्मचारी एक 14 साल की लड़की को इतने बड़े चेक के साथ देखकर घबरा गए। लेकिन ली कियांग को फोन कर चेक की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई। पैसे सफलतापूर्वक जियान यू की पासबुक में ट्रांसफर हो गए। घर लौटकर पासबुक छिपाने के बाद जियान आई थोड़ी देर सोई। दोपहर के 2 बजे अलार्म बजा तो उठकर तैयार हुई और अपनी माँ और भाई के साथ घर देखने निकल पड़ी। रास्ते में जियन एआई ने पूछा, मॉम, आप किस डिस्ट्रिक्ट में घर खरीदना चाहती हैं? सुबह से ही वांग युनमे का मन बेचैन था। उन्होंने जब से घर खरीदने का निश्चय किया तब से वो सो भी नहीं पा रही थी। उत्साह और घबराहट दोनों थी। दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में घर लिया जाए। हैचिंग डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा, जब घर खरीदना ही है तो सबसे प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट में क्यों न लिया जाए। माँ की बात सुनकर जियन एआई मुस्कुराए बिना न रह सकी। बायून सिटी का सबसे बड़ा इलाका हैचिंग डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ की इकोनॉमी बहुत विकसित थी और इलाका भी बेहद समृद्ध था। इसी कारण वहाँ प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू एप्रिशिएशन की सबसे ज़्यादा संभावना थी। जियान यू ने जियान आई को किनारे खींचते हुए धीरे से कहा, सुबह तुम्हारी बातें तो ठीक लगी, लेकिन हैचिंग डिस्ट्रिक्ट में घर खरीदना थोड़ा रिस्की नहीं है? वहाँ बहुत महंगा है। जियान आई ने तुरंत जवाब दिया, ब्रदर, हम इसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यह महंगा है। अगर अभी नहीं खरीदा तो आगे और महंगा होगा। क्या तुम चाहते हो कि बाद में यह इतना महंगा हो जाए कि हम खरीद ही न पाएं, या फिर यही चाहोगे कि जब तक ये हमारा हो जाए तब तक इसका दाम बढ़े? भले ही मॉम की सालाना सैलरी 3 लाख युआन है, लेकिन यंग मास्टर जी का स्वभाव बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मॉम किसी भी दिन जॉब खो सकती हैं। लेकिन घर एक फिक्स्ड एसेट है जो समय के साथ हमेशा बढ़ेगा। ऊपर से डेमोलिशन फी और रिलोकेशन हाउस भी मिलेगा, तब तो हमारी फैमिली को फ्यूचर में पैसों की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जियान यू अपनी बहन की बातें आधी समझ पाया और आधी नहीं। वो वैसे भी थोड़ा धीमी समझ का था, इसलिए बस सिर हिला दिया। चूंकि मॉम कह रही हैं, तो शायद तुम सही हो। अपने भाई की हालत देखकर जियान आई हंस पड़ी। मेरे भोले भाई, पता नहीं कौन सी लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी। ये सुनकर जियान यू डर गया। उसने तुरंत जियान आई की स्लीव खींची और सतर्क नज़र से बोला, मॉम को इस बारे में मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी पैम्पर नहीं करूँगा। जियान आई मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, मैं इतनी चुगलखोर नहीं हूँ। चैप्टर 43, मकान देखना 1। भले ही जियन एआई को अपने भाई के रिश्ते की बात थोड़ी नई सी लगी, लेकिन उसने उसमें ज़्यादा दखल नहीं दिया। उसका भाई देखने में अच्छा था, ईमानदार स्वभाव का था और एक शानदार स्टारलाइट बार में काम करता था। ये स्वाभाविक था कि कुछ लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हों। सिर्फ 2 दिन की रिबर्थ में ही जियन एआई ने देख लिया था कि इस जन्म की उसकी जिंदगी पिछले जीवन से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। पिछली जिंदगी में न तो वो कभी तालाब में धकेली गई थी, न उसके भाई का कोई रिश्ता था। साउथ सिटी का डेमोलिशन भी हुआ था, लेकिन तब जब वो यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, अभी नहीं। इसलिए जियान आई समझ गई थी कि यह रिबर्थ उसके पुराने जीवन की कॉपी नहीं है, बल्कि बिल्कुल नई शुरुआत है। उसे हर मौके का फ़ायदा उठाना होगा ताकि वो अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सके। हैचिंग डिस्ट्रिक्ट बायून सिटी का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र था। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ट्रेडिंग हब्स और हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ थीं। ये पूरे शहर का सेंट्रल स्थान माना जाता था। सेंचुरी मैंशन के सेल्स ऑफिस में जैसे ही वांग युनमे अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची, एक प्रोफेशनल सेल्सवुमन तुरंत उनका स्वागत करने आगे आई। हेलो मैडम, क्या आप मकान देखने आए हैं? काले यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई सेल्सवुमन ने पूछा। सेल्स ऑफिस की सजावट बेहद शानदार थी। एक नज़र में ही समझ में आ रहा था कि यह किसी बड़ी कंपनी का काम है। वांग युनमे ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि कोई सूटेबल ऑप्शन है या नहीं।
सेल्सवुमन ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, सेंचुरी मैंशन हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है। यहाँ हर तरह के घर उपलब्ध हैं, चाहे आपको छोटा स्टूडियो चाहिए, फैमिली होम चाहिए या फिर विला, सब मिलेगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाते हुए दिखाती हूँ। फिर उसने हाथ के इशारे से उन्हें सैंड टेबल मॉडल की ओर ले जाया। यह मॉडल पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मिनिएचर था, जिससे कस्टमर्स को पूरे वातावरण और स्ट्रक्चर की एक स्पष्ट झलक मिल सके। जियान आई और उसके परिवार ने सेल्सवुमन का पीछा किया। उसने फैमिली होम्स वाले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, ये हमारा फैमिली होम्स का सेक्शन है। इसका एंट्रेंस नैनयांग स्ट्रीट पर है। ईस्ट में नैनयांग बिल्डिंग और वेस्ट में बायुन स्क्वायर है। पास में बड़े सुपरमार्केट्स, बैंक्स, रेलवे स्टेशन, अजोंग, सिजोंग और बायुन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये लोकेशन बहुत कन्वीनियंट है। वो आगे बोली, ये बायुन सिटी का पहला हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जहां 35 फ्लोर्स से भी ऊंची इमारतें हैं। 20वीं मंजिल से ऊपर से पूरा बायुन सिटी का नाइट व्यू दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली है। इमारतों के बीच पर्याप्त दूरी है, जिससे धूप और हवा दोनों अच्छी मिलती हैं। सिक्योरिटी 24 आवर्स रहती है। कॉलोनी में किंडरगार्टन, छोटा स्क्वायर, पेट पार्क, क्लिनिक और सुपरमार्केट जैसी सुविधाएं हैं। रेजिडेंट्स को मैक्सिमम कंफर्ट और कन्वीनियंस देने का वादा है। आखिर में उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सेंचुरी मैंशन इस समय बायुन सिटी का सबसे बेहतरीन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ये लोकेशन शहर के बीचों बीच होते हुए भी बहुत शांत है। डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट दोनों ही टॉप कंपनीज हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही ज़्यादातर फ्लैट्स बिक चुके हैं। अगर आपको पसंद है तो डिसीजन जल्दी लेना अच्छा रहेगा। सेल्सवुमन की बातें सुनते सुनते वैंग यून में जियान आई और जियान यू सैंड टेबल मॉडल को ध्यान से देख रहे थे। सोसाइटी की प्लानिंग और स्ट्रक्चर देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। ये पहले देखे गए प्रोजेक्ट से कहीं बेहतर था। यहाँ से सीओआई को अजोंग स्कूल जाना भी आसान होगा। जियान यू को ये सोसाइटी बहुत पसंद आई, इसलिए उसने माँ की ओर देखकर कहा। चैप्टर 44, मकान देखना 2। वैंग युनमे ने भी सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि यह सोसाइटी वाकई अच्छी जगह पर है। यहाँ से कहीं भी जाना आसान होगा। न सिर्फ सीओआई के स्कूल के पास, बल्कि याओची क्लब से भी दूर नहीं, जहाँ वो काम करती थी। जियान आई ने सेल्सवुमन की ओर देखते हुए पूछा, इस सोसाइटी में किस तरह के मकान बचे हैं? सेल्सवुमन ने विनम्रता से पूछा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बस 3 लोग। मैं अपनी माँ और भाई के साथ रहती हूँ, जियन एआई ने जवाब दिया। सेल्सवुमन थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ऐसे में आपके लिए 80 वर्ग मीटर के कुछ मकान बचे हैं। 100 और 120 वर्ग मीटर वाले मकान तो लॉन्च होते ही बिक चुके हैं। अभी जो बाकी हैं, उनमें 50 वर्ग मीटर वाले स्टूडियो फ्लैट्स हैं और बड़े मकान 150, 150 और 200 वर्ग मीटर वाले। आपके जैसे 3 लोगों के परिवार के लिए 80 वर्ग मीटर वाला घर ठीक रहेगा। वैंग युनमे को स्क्वायर मीटर का ज्यादा अंदाजा नहीं था। उसने सोचा तो सही, लेकिन ये समझ नहीं पाई कि 80 वर्ग मीटर वास्तव में कितना बड़ा होगा। जियान आई को पूरा पता था। सेलर्स अक्सर कुल एरिया बताते हैं, जबकि दीवारें और कॉमन स्पेसेस निकालने पर 80 वर्ग मीटर का मकान असल में सिर्फ 60 वर्ग मीटर यूजेबल निकलता है। 3 लोगों के लिए और अलग अलग कमरे चाहिए हों, तो इतना छोटा घर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जियान आई ने दृढ़ता से कहा, हमें 150 और 200 वर्ग मीटर वाले मकान दिखाइए। सेल्सवुमन ने थोड़ा संकोच से वैंग युनमे की ओर देखा, जैसे सोच रही हो कि क्या इतनी छोटी लड़की की बात माननी चाहिए। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वैंग युनमे ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ, हमें बड़े वाले ही दिखाए। सुबह से ही जब से उसने मकान खरीदने का निश्चय किया था, तभी से उसके मन में तय था, अगर खरीदना है तो बड़ा घर ही लेना है। बेटा बेटी अब बड़े हो गए थे, दोनों को अपनी अपनी जगह चाहिए थी और घर में कम से कम 2 बाथरूम तो जरूरी थे। वैंग युनमे की बात सुनकर सेल्सवुमन मुस्कुराई और बोली, ठीक है मैडम, आप 1 मिनट रुकिए, मैं सैंपल ड्राइंग्स लेकर आती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको साइट पर मकान भी दिखा सकती हूँ। सेल्सवुमन वहां से चली गई। जियान यू ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, ये सोसाइटी तो बहुत महंगी होगी। जियान आई बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे अच्छे से पता था कि साल 2002 में बायुन सिटी का रियल एस्टेट अभी बूम पर नहीं पहुंचा था। भले ही सोसाइटी हाई एंड लग रही थी, लेकिन इसकी कीमत 1 मिलियन युआन से ज्यादा नहीं होगी। और माँ के हाव भाव देखकर तो साफ लग रहा था कि उन्होंने मन बना लिया है। असल में यह सही भी था।
वांग युनमे इतने सालों से सोसाइटी में काम कर रही थी। याओची क्लब जैसी जगह पर जहां तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी, वहां से उसे रियल एस्टेट के ट्रेंड्स का अंदाजा हो चुका था। सुबह तो वो बस भूल गई थी कि उसके पास 1 मिलियन युआन है और वो अब जनरल मैनेजर है, लेकिन अब उसने ठान लिया था उसे एक बड़े और अच्छे लोकेशन वाला घर ही खरीदना है। सीओ में अचानक पीछे से एक आवाज आई। जियान आए और बाकी दोनों ने चौंक कर मुड़कर देखा। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने बढ़िया प्रेस्ड सूट पहन रखा था। आधे लंबे बालों पर खूब तेल लगाकर उन्हें पीछे की ओर ऑल बैक स्टाइल में जमाया हुआ था। बाएं हाथ में ब्रीफकेस दबाए और दाएं हाथ से एक जवान और खूबसूरत औरत को थामे खड़ा था। वो आदमी 40 से कम उम्र का लग रहा था। नक्श तो साफ सुथरे थे, लेकिन चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने वांग युनमे को देखा, उसने हल्के से सिर उठाकर घमंडी अंदाज में कहा, अरे तुम हो। चैप्टर 45 चाचा से अचानक मुलाकात। वांग युनमे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस आदमी से सामना होगा। वो पलभर के लिए ठिठक गई, फिर जल्दी से बोली, भाई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वांग युनमे का बड़ा भाई वांग युनयोंग था। वांग युनमे वांग परिवार की दूसरी संतान थी। उसका एक बड़ा भाई वांग युनयोंग, एक छोटा भाई वांग युनफो और एक छोटी बहन वांग युनजी थी। भले ही अब पूरा परिवार बायुन सिटी में रह रहा था, लेकिन वे सभी यहीं पले बड़े नहीं थे। वांग परिवार असल में बायुन सिटी के नीचे एक छोटे से पहाड़ी गांव का था। गांव में लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। इसी वजह से बचपन से ही बड़े और छोटे भाई परिवार के लाडले थे, खासकर बड़ा बेटा वांग युनजोंग। घर की जितनी भी अच्छी चीजें थी, सब उसी के हिस्से में आती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और पढ़ाई का खर्च केवल एक ही बच्चे पर किया जा सकता था, और वो बच्चा बड़ा बेटा ही था। बाद में वांग युनयोंग ने विश्वविद्यालय में दाखिला पा लिया। उस समय गांव का कोई भी लड़का विश्वविद्यालय पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। परिवार ने उसे और भी ज्यादा सर आंखों पर बिठा लिया। फिर अपने बेटे के पास रहने के लिए, जो बायुन सिटी में पढ़ाई कर रहा था, पूरा परिवार गांव से शहर आ गया। कुछ साल बाद वांग परिवार ने सब्जियां बेच कर बायुन सिटी में 2 मकान खरीद लिए। लेकिन युनमे और युनजी को साफ पता था कि वे मकान दरअसल उनके बड़े और तीसरे भाई के नाम पर थे। बेटियों के लिए उसमें कुछ नहीं था। माता पिता के इस पक्षपात की वजह से वांग युनयोंग बचपन से ही अपने भाई बहनों को कमतर समझता था। विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद तो उसकी अकड़ और बढ़ गई, खासकर जब उसे पता चला कि उसकी दूसरी बहन वांग युनमे एक क्लब में काम करती है, तो उसने उससे पूरी तरह नाता तोड़ लिया। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी कभी मिलने नहीं आता था। अब अचानक यहाँ मुलाकात होने पर वांग युनयोंग भी कुछ हैरान हुआ। उसने एक नज़र सेल्स ऑफिस के आलीशान हॉल पर डाली, फिर युनमे की ओर देखा। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि युनमे जैसी औरत यहाँ आए हैं। उसे तो लगता था कि वो ऐसे महंगे इलाके का घर खरीदने की सोच भी नहीं सकती। भौहें सिकोड़ते हुए उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वांग युनमे का भाई से रिश्ता पहले ही ज्यादा अच्छा नहीं था। ऊपर से उसका ये दबंग स्वभाव युनमे को और असहज कर गया। उसने झिझकते हुए कहा, बस बच्चों को घुमाने ले आई थी। बच्चों का जिक्र होते ही वांग युनयोंग की नज़र जियान यू और जियान आई पर पड़ी। दोनों उन्हें पहचानते थे। मजबूरी में उन्होंने मुंह खोलकर कहा, नमस्ते अंकल। वांग युनयोंग ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया। अगर वो अपनी सगी बहन से इतनी बेरुखी से पेश आता था, तो भतीजे भतीजी से अपनापन दिखाना तो और भी नामुमकिन था। तभी उसके साथ खड़ी औरत बोली, युनजोंग, ये लोग कौन हैं? वो औरत फैशनेबल कपड़ों में थी और उम्र में बस 20-22 साल की लग रही थी। लेकिन जियान आए जानती थी कि उसके चाचा को शादी किए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसका बेटा उससे 1 साल बड़ा है और एक 13 साल की बेटी भी है। यानी ये औरत उसकी चाची नहीं, बल्कि उसके चाचा की प्रेमिका थी। अपनी बहन, भतीजे और भतीजी के सामने भी वांग युनयोंग ने सच छुपाने की जरूरत नहीं समझी। उसने औरत का हाथ हल्के से थपथपाया और सहज लहजे में बोला, ये मेरी बहन है और ये मेरे भतीजा भतीजी। ओह, तो मुझे इन्हें क्या बुलाना चाहिए? औरत ने हैरानी जताई, लेकिन मुस्कुराई भी, जैसे उसे इस बात पर गर्व हो रहा हो कि युनयोंग ने उसे छुपाया नहीं। वांग युनमे को बड़ी झेप महसूस हुई। भाई के साथ रिश्ते वैसे ही खराब थे, इसलिए कुछ कह नहीं सकी। जियान यू और जियान आए भी चुप रहे, उन्हें अपने चाचा की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना था। वांग युनयोंग को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तुरंत घड़ी देखने का नाटक किया और कहा,
मुझे अभी काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर उसने बिना युनमे की हामी का इंतजार किए मुड़कर उस औरत के साथ वहां से निकल गया। चैप्टर 46 बस यही उसके पास था। वांग युनमे ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि उसका भाई बिना पीछे मुड़े लॉबी से बाहर चला गया। उसे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि भाई बहन के बीच वैसे भी कोई गहरा रिश्ता नहीं था, बल्कि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका भाई यह न जान जाए कि वो घर खरीदने आए और फिर अनावश्यक झंझट खड़ा कर दे। चारों भाई बहनों में युनमे का ज्यादा लगाव सिर्फ अपनी छोटी बहन से था। बचपन से ही दोनों की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए आपसी रिश्ते किस्मत से ही मजबूत हो गए। चाचा तो बहुत दिखावा करते हैं, क्या उन्हें डर नहीं कि चाची को पता चल जाएगा? जियान यू ने जाते हुए साय को देखते हुए कहा। जियन एआई ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अगर उसके चाचा इतनी खुलेआम ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे उनके परिवार को बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते। उसे अपनी चाची याद आई, एक सीधी सादी नेक औरत जो चाचा की यूनिवर्सिटी साथी थी। वो पढ़ी लिखी थी और घर परिवार अच्छी तरह संभालती थी, लेकिन यह आदमी, उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल था। लोग कहते हैं कि पैसा आदमी को बिगाड़ देता है, लेकिन जियान आई जानती थी कि यह सबके साथ नहीं होता। बहुत से अमीर और शरीफ लोग भी होते हैं, बस उसके चाचा उनमें से नहीं थे। उधर वांग यूनजोंग अपनी प्रेमिका को लेकर बाहर कार में बैठ गया। वो औरत हंसकर बोली, यूनजोंग, तुम्हारी बहन काफी सुंदर है। वो तो काफी जवान लगती है, बिल्कुल नहीं लगता कि वो 2 बच्चों की माँ है। ये सुनकर यूनजोंग के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने तंज कसते हुए कहा, बस यही उसके पास है, वरना उसमें कोई काबिलियत नहीं है। अगर यह भी न होता तो अब तक भूखों मर गई होती। उसके कहने का मतलब साफ था, वो अपनी बहन को सिर्फ उसकी सुंदरता पर जीने वाली औरत मानता था। आखिर याओची क्लब जैसी जगह कोई आम इंसान के लिए नहीं होती। ये सुनकर वो औरत समझ गई कि भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बल्कि उससे लिपटकर नखरे दिखाने लगी। यूनजोंग, चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ तो बहुत महंगा है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतना पैसा खर्च करें। ये सुनकर यूनजोंग ने उसकी नाक पकड़कर हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम ही हो जो इतनी समझदार हो। इधर जियान आई और जियान यू अपनी माँ के साथ 200 वर्ग मीटर वाले कुछ घरों के नक्शे देखने लगे। उनमें से कुछ पहले से ही अलग अलग स्टाइल में बने हुए थे। अगर चाहे तो सीधे वहीं खरीदे जा सकते थे और तुरंत वहां रहने का इंतजाम हो जाता। हालांकि डेवलपर ने कुछ घर ऐसे भी छोड़े थे जिन्हें अपनी पसंद से सजाया जा सकता था। ऐसे घर बने बनाए घरों से थोड़े सस्ते भी पड़ते। नक्शे देखने के बाद वे सेंचुरी मैंशन के असली अपार्टमेंट में पहुंचे। वहां का माहौल भी सेल्स ऑफिस में दिखाए गए मॉडल जैसा ही था। घर बेहद शानदार लगे, लेकिन परिवार ने सोच समझकर तय किया कि वे ऐसा घर लेंगे जिसे अपनी पसंद से सजाया जा सके। भले ही साउथ सिटी आगे चलकर टूटेगा, लेकिन अभी उसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, इसलिए उन्हें तुरंत शिफ्ट होने की जल्दी नहीं थी। यह उनका पहला खरीदा हुआ घर था और सब चाहते थे कि उसे अपनी पसंद से सजाएं। पहले से तैयार घर भले ही परफेक्ट थे, लेकिन युनमे को लगा कि उसमें न तो वही मज़ा है और न ही वही अपनापन। सेल्सवुमन ने समझाया, 200 वर्ग मीटर वाले घर 30वीं मंजिल से ऊपर हैं। उत्तर वाली दिशा वाले घर 3,250 युआन प्रति वर्ग मीटर हैं, यानी कुल 6,50,000 युआन। दक्षिण वाली दिशा वाले थोड़े महंगे हैं, लगभग 7 लाख युआन। लेकिन इन घरों की चारों बालकनियां मुफ्त दी जा रही हैं, चाहे उनका क्षेत्रफल कुछ भी हो। इसके अलावा जो भी ग्राहक 200 वर्ग मीटर का घर लेगा, उसे 2 स्थायी पार्किंग स्पेस भी मुफ्त मिलेंगे। ये सुनकर वांग युनमे सोच में पड़ गई। 7 लाख युआन तो सिर्फ घर की कीमत थी, ऊपर से सजावट का खर्च भी कम नहीं था। उसकी बैंक कार्ड में कुल 10 लाख युआन थे। ये घर खरीदने के बाद उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। चैप्टर 47 लॉटरी। खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही मकान टूटने का अच्छा खासा मुआवजा मिलने वाला था। भले ही वांग युनमे को यह नहीं पता था कि वो जनरल मैनेजर की कुर्सी पर कितने समय तक टिक पाएगी, लेकिन यह नौकरी अच्छी तनख्वाह वाली थी। इसी सोच में डूबी युनमे के पास अचानक जियन याई ने सेल्सवुमन से पूछा, क्या आपके इस नए प्रोजेक्ट पर कोई डिस्काउंट या ऑफर चल रहा है? सेल्सवुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ, ऑफर तो है, लेकिन उसमें डिस्काउंट मिलना या न मिलना पूरी तरह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। किस्मत? जियान यू चौंक गया। उसने माँ और बहन की तरफ देखा। घर जैसी बड़ी चीज पर भला किस्मत कैसे तय करेगी? सेल्सवुमन ने उनकी हैरानी देखकर फिर मुस्कुराकर समझाया, बिल्कुल सही, जो भी ग्राहक सेंचुरी मैंशन में 100 वर्ग मीटर या उससे बड़ा घर खरीदेगा,
उसे एक बार डिस्काउंट लॉटरी में भाग लेने का मौका मिलेगा। इनाम 5 तरह के हैं। सफ़ेद बॉल, कुछ नहीं। हरी बॉल, तीसरा इनाम, घर पर 2% छूट। पीली बॉल, दूसरा इनाम, घर पर 5% छूट। नीली बॉल, पहला इनाम, घर पर 7% छूट। लाल बॉल, स्पेशल इनाम, घर पर सीधा 15% छूट। ये कहते हुए उसने फाइल से एक विज्ञापन पत्रक निकाला और आगे बढ़ाया। सब कुछ इसमें लिखा है, आप देख सकती हैं। उन्होंने बारी बारी से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि 10 लोग तीसरा इनाम, 5 लोग दूसरा इनाम, 3 लोग पहला इनाम और सिर्फ एक भाग्यशाली ग्राहक स्पेशल इनाम जीत सकता है। मतलब, अगर इनाम मिल जाए तो लाखों की प्रॉपर्टी पर सीधे हजारों की बचत हो सकती थी। वांग युनमे और जियान यू ज्यादा उत्साहित नहीं हुए। उन्हें लगा कि यह तो लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है, जीतने की संभावना बहुत कम है। सिर्फ जियान आई हल्के से मुस्कुराई। असल में उसने प्राचीन संप्रदाय की 12 मानसिक साधना तकनीकों में से कुछ बेसिक तकनीकें ही आजमाई थीं। उनमें से तीसरी तकनीक थी एक्स-रे विजन, और यह मौका उसी के काम आने वाला था। घर तो उन्होंने खरीदने का तय कर ही लिया था, इसलिए तीनों लॉटरी जोन तक पहुंच गए। वांग युनमे के मन में यही था कि अगर इनाम मिल गया तो अच्छा है, वरना घर तो लेना ही है। लेकिन जियन एआई तो पहले से ठान चुकी थी कि वो इनाम जरूर जीतेगी। उसने दूर से ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सीलबंद लॉटरी बॉक्स को देखने लगी। अंदर ज्यादातर सफ़ेद बॉल थीं। बस कुछ गिनी चुनी रंगीन बॉल किनारों पर छिपी हुई थीं। कुछ ग्राहकों ने पहले ही निकाल ली थी। लेकिन लाल बॉल अब भी मौजूद थी, बिल्कुल नीचे वाले कोने में, जहां किसी का हाथ आसानी से नहीं पहुंच सकता था। साफ था कि स्टाफ ने जानबूझकर उसे छिपाकर रखा था। माँ, ड्रॉ मैं करूंगी, जियन एआई ने कहा। वांग युनमे ने सहज ही हामी भर दी। वैसे भी बॉक्स के अंदर तो कोई देख नहीं सकता, फिर चाहे कोई भी निकाले, फर्क क्या था। जियान यू मजाक में बोला, देखना, कहीं वो लाल बॉल ही न निकाल ले। जियान आई ने अपनी मोटी जैकेट उतारी और जियान यू को पकड़ाई। फिर आगे बढ़ी और अपनी पतली बांह लॉटरी बॉक्स के अंदर डाल दी। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सोच समझकर टटोल रही हो, लेकिन असलियत में तो उसने सीधा वही लाल बॉल पकड़ ली थी। सभी की नज़रों के सामने उसने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला, और जैसे ही उसने हथेली खोली, उसमें वही इकलौती लाल बॉल थी। वांग युनमे, जियान यू और वहां मौजूद स्टाफ कुछ पल के लिए दंग रह गए। सब उस बॉल को घूरने लगे और जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो। दूसरी तरफ जियन एआई ने भी जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया और फिर अचानक जोर से बोली, लाल, लाल, और तभी सब लोग होश में आए और उसके चारों ओर जमा हो गए। चैप्टर 48, किसी को बचाना। लाल है, छोटी लड़की, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। सही कहा, कंपनी ने इतने सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट किए और इतने डिस्काउंट इवेंट्स किए हैं, लेकिन किसी ने भी कभी स्पेशल प्राइज नहीं जीता। कर्मचारी भी हैरान थे। साफ था कि यह पहली बार था जब किसी ने स्पेशल प्राइज जीता। वांग युनमे और जियान यू भी चौंक गए। उन्होंने तुरंत पूछा, कितना डिस्काउंट मिला है? दीदी, ये 15% का डिस्काउंट है, सेल्सवुमन ने तुरंत जवाब दिया। वो अपने ग्राहक के लिए खुश थी। ये घर तो 7 लाख युआन का है, हम 1,50,000 युआन बचा सकते हैं, माँ। जियन एआई ने तुरंत हिसाब लगाया। 1 लाख से ज्यादा? वांग युनमे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, जैसे आसमान से कोई केक गिर पड़ा हो। सभी उत्साहित थे कि तभी लॉबी के रिसेप्शन एरिया से हलचल सुनाई दी। ओह जी, क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी, एम्बुलेंस बुलाओ। रिसेप्शन एरिया में सोफे पर एक चांदी बालों वाला बुजुर्ग आदमी था, जो अपनी गर्दन को दबा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और मुंह आधा खुला था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके चारों तरफ सूट और चमड़े के जूते पहनने वाले लोग थे। उस समय उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वे फोन पर कॉल कर रहे थे या उसकी पीठ थपथपा रहे थे। एक मध्यम उम्र का आदमी इतना घबरा गया था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और बार बार ओल्ड जी को बुला रहा था। स्टाफ तुरंत पास गए। जियान आए और बाकी लोग आगे नहीं बढ़े, सिर्फ अंदर से देख रहे थे। बुजुर्ग आदमी का चेहरा लाल से फिर हल्का बैंगनी लाल हो गया और आंखों की सफेदी में रक्तवाहिकाएं दिख रही थीं। उसने सांस लेने में कठिनाई की आवाज दी। साफ था कि उसके गले में कुछ अटक गया है। जियन एआई ने देखा कि कॉफी टेबल पर मिठाइयाँ और कुछ जेलियां रखी थीं। ओल्ड जी, आपने अभी क्या खाया? जल्दी से पानी पीकर उसे नीचे धकेलो। उस समय किसी ने पानी का गिलास लाकर उसकी कोशिश की कि गले में फंसी चीज को पानी से नीचे गिरा दे। जियान आई ने कंठ में भौहें टेढ़ी कर कहा, नहीं, वो पानी नहीं पी सकता।
सभी सुनकर चौंक गए। पीछे मुड़कर देखा तो ये कह रही थी एक युवा लड़की। जियान आई को किसी की परवाह नहीं थी। अगर वो 1 सेकंड भी देर करती तो बुजुर्ग आदमी दम घुटने से मर सकता था। टेबल पर रखी ज्यादातर मिठाइयाँ साधारण थीं और गले में फंसने जैसी नहीं थीं। केवल संभावना यही थी कि ओल्ड जी ने जेली को चूस कर खाया और वह उसके गले में अटक गई। सभी की निगाहों को अनदेखा करते हुए जियान आई तेजी से आगे बढ़ी और सूट पहने 2 पुरुषों से बोली, आप दोनों उसे पकड़ो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या एक युवा लड़की की बात मानी जाए। जियान आई घबरा गई। जल्दी करो, अगर आप हिचकिचाओगे तो वो मर जाएगा। दोनों घबरा गए और तुरंत ओल्ड जी को उठाया। फिर जियान आई उसके पीछे गई और अपने हाथ उसके पेट के चारों ओर रखकर पीछे की तरफ दबाने लगी। उसने 2-3 बार कोशिश की। कदम के हिसाब से जगह थोड़ी गलत थी। जियान आई घबरा कर अपने भाई की ओर मुड़ी। भाई, मैं नहीं पहुंच पा रही, तुम करो। जियान यू तुरंत आगे बढ़ा और जियान आई की तरह ओल्ड जी के पेट को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। खांसी। ओल्ड जी के गले से पूरा जेली बाहर उड़ गया, साथ में उसकी एसिडिक आंतरिक तरलता भी। चैप्टर 49 डिस्काउंट। ओल्ड जी की अनियमित सांसों की वजह से उसे अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। अब जब जेली बाहर आ गया था तो वह भारी सांस लेते हुए उल्टी कर रहा था। उसके चेहरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा संकट टल गया हो। बाहर आ गया, बाहर आ गया। ये देखकर सूट पहने आदमी ने जल्दी से ओल्ड जी को सोफे पर बैठाया और चिंता में पूछा, ओल्ड जी, आपने तो मुझे मौत के डर से हिला दिया। अब कैसा लग रहा है? एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सेंचुरी मैंशन का बड़ा बॉस चेन ले था। आज ओल्ड जी ने कहा था कि वह नए प्रोजेक्ट में एक विला खरीदने आए हैं, इसलिए चेन ले ने खुद उन्हें मिलने का निर्णय लिया था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सौभाग्य से ओल्ड जी ठीक थे। अगर उनके इलाके में ओल्ड जी को कुछ हो जाता तो घर खरीदने की बात छोड़िए, उनकी कंपनी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओल्ड जी कुछ देर बाद ही होश में आए। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाया और भारी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं लालची था। देखते ही कि वो ठीक हैं। सभी लोग एक एक करके चले गए। जियान आई और बाकी लोग भी जाने की तैयारी कर रहे थे। वे अभी पंजीकरण कर पैसे देकर खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाले थे कि चेन ले ने उन्हें रोका। यंग लेडी, कृपया रुको। जियान आई वहीं रुक गई। उसने देखा कि चेन ले खड़े हुए, अपना सूट जैकेट सीधा किया और आभार से भरी मुस्कान के साथ उनके पास आए। यंग लेडी, अभी जो आपने किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस समय सेल्सवुमन उनके पास खड़ी थी। चेन ले ने ये देखा और कहा, आप घर देखने आए हैं, है ना? अगर आप कोई चुनती हैं तो मैं आभार स्वरूप आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। चेन ले ये सब जल्दबाजी में नहीं कह रहे थे। ओल्ड जी की सुरक्षा की तुलना में कुछ लाख युआन तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उस समय उनकी पीठ की ठंडी पसीना अभी भी सूखी नहीं थी और वो अभी भी डर में थे। डायरेक्टर चेन, ये ग्राहक अभी अभी डिस्काउंट लॉटरी में हिस्सा लेकर स्पेशल प्राइज जीत चुके हैं, सेल्सवुमन ने बताया। सच में? चेन ले आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने जियान आई और बाकी को देखकर कहा, यंग लेडी, आप तो बहुत लकी हैं। स्पेशल प्राइज की वजह से आपको पहले ही 15% डिस्काउंट मिल चुका है। 20% का डिस्काउंट देना अंकल को मामूली बना देगा। चेन ले ने ठहरकर दृढ़ स्वर में कहा, कैसा रहेगा अगर अंकल आपको 50% का डिस्काउंट दे दे? 50% का डिस्काउंट? वांग युनमे और जियान यू तो चौंक गए ही, लेकिन जियान आई भी हैरान रह गई। 7 लाख युआन के घर के लिए 50% का डिस्काउंट। इतनी अच्छी लोकेशन और रेसिडेंशियल मॉडल के साथ इसे 3 लाख से थोड़ी अधिक में बेचना लगभग मुनाफा ना कमाने के बराबर था। अचानक जियान आई सहमति देने ही वाली थी कि ओल्ड जी, जो ठीक हो चुके थे, बोले, बाकी का आधा खरीद मूल्य मैं चुका दूंगा। वांग युनमे और जियान यू एक दूसरे को देखे रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियन एआई की कार्रवाई से दोनों लोग उन्हें एक घर दे देंगे। दादा, जियन एआई होश में आए और ओल्ड जी की ओर देखती हुई बोली, मैंने जो अभी किया वो तो बस संयोग से हुआ। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। जियान आई ऐसा व्यक्ति नहीं थी जो बिना वजह लाभ उठाए। वो समझती थी कि बॉस चेन का 50% डिस्काउंट देना उचित था। आखिरकार ये बॉस चेन की प्रॉपर्टी थी। अगर किसी को कुछ हो जाता तो उन्हें उससे भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा उसे पहले ही 15% का डिस्काउंट मिला था। ये 50% डिस्काउंट उस पर जोड़ दिया गया। भले ही उसे पूरा 50% मिल गया,
फिर भी उसे आधा पैसा देना पड़ता। लेकिन अगर ओल्ड जी हस्तक्षेप कर रहे थे तो वो किसी का घर मुफ्त में नहीं ले रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ओल्ड जी के सामने जेएनएआई की यह कार्रवाई बिल्कुल भी उद्देश्यहीन नहीं थी। सड़क पर किसी आम व्यक्ति के साथ कुछ भी होता तो वो उसे वैसे ही बचा देती, बिना किसी अन्य विचार के। चैप्टर 50, आप उसे कम आंका रहे हैं। आपने मेरी जान बचाई, अब आप केवल सीओ चेन का धन्यवाद क्यों स्वीकार कर रही हैं, मेरा नहीं। ओल्ड जी ने होंठ ताने और जेएनएआई की कार्रवाई पर जैसे असंतोष व्यक्त किया। जियान आई समझाने ही वाली थी कि तभी एक चिंतित आकृति दरवाजा धक्का देकर अंदर आई। दादा जी हाउ हवा की तरह चलकर आया, उसके कदम में बेचैनी झलक रही थी। उसके हैंडसम चेहरे पर घबराहट स्पष्ट थी। ओल्ड जी ने उसे देखकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अपने पास खड़े सूट वाले आदमी की ओर नजरों से देखा। ये साफ था कि उन्हें पता था कि उनके पोते को किसने सूचना दी। दादा आप ठीक हैं? जी हाउ ने अपनी सामान्य नाजुक शक्ल छोड़ दी और चेहरे पर गंभीरता लिए अपनी आंखों से ओल्ड जी का आकलन किया, जैसे ये सुनिश्चित कर रहा हो कि दादा ठीक हैं। ठीक हूँ, शोर मत मचाओ, ओल्ड जी ने हाथ हिलाया। जियान आए और वांग यून में उस व्यक्ति को देखकर हैरान रह गई। क्या ये जी ग्रुप का यंग मास्टर जी नहीं था? और यह बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड जी था। वो जी हाओयू के दादा थे। इस समय चेन ले मुस्कान के साथ आगे बढ़े। यंग मास्टर जी, मैंने ओल्ड जी को सही ढंग से रिसीव नहीं किया। सौभाग्य से मैं इस यंग लेडी से मिला तो कुछ नहीं हुआ। जी हाओयू ने ये सुनकर ऊपर देखा। उसने जियान आई को एक नज़र में देखा और फिर वांग यूनमे की ओर देखा। उसके गहरे पीच ब्लॉसम आंखों में आश्चर्य चमक उठा। फिर उसके होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान खिल गई। आप लोग हैं। कुछ ही सेकंड में ये चिंतित युवक, जो अपने दादा की चिंता कर रहा था, तुरंत बदल गया। उस समय उनके सामने खड़े जी हाओयू वाइल्ड यंग मास्टर जी में बदल चुके थे। उसका स्विच इतना स्वाभाविक था कि देखने वाले चौंक जाएं। हाओयू, क्या तुम्हें ये लोग जानते हैं? ओल्ड जी ने अविश्वास में भौहें चढ़ाई। जी हाओयू ने हंसते हुए सिर हिलाया। दादा, क्या आपको आज सुबह याद है कि मैंने आपको योची में कल रात जो हुआ उसके बारे में क्या बताया था? आपके सामने वाली व्यक्ति योची की नई जनरल मैनेजर हैं। उनका नाम है। बोलते हुए जी हाओयू ने थोड़ी देर सोचा और फिर फुसफुसाया। नाम क्या था फिर से? यंग मास्टर जी, मेरा नाम वांग यूनमे है। वांग यूनमे ने तुरंत यंग मास्टर जी की बात सुनी और जवाब दिया। ओह, सही है। याओची में सभी उसे सिस्टर में कहते हैं। वो वहाँ 10 साल से अधिक समय से काम कर रही हैं, जी हाओयू ने कहा। ओल्ड जी ने ये सुनकर वांग यूनमे की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और सिर हिलाया। मैंने कल की घटना के बारे में सुना है। ऐसी माँ के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी बेटी इतनी उत्कृष्ट है। दादाजी, आपने कहा था कि आप मुझे अभी धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी माँ को याओची से बाहर जाने दे। जेएनएआई ने इस मौके का फायदा उठाया और वही शब्द कह दिए जो उसने जी हाओयू से कल रात नहीं कह पाए थे। मुझे लगता है यंग मास्टर जी ने कल रात केवल थोड़ी रुचि दिखाई थी। यह शायद सिर्फ मजाक था। मजाक? ओल्ड जी सुनकर हंस पड़े। उन्होंने जियान आई की ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा पोता किसी मजाक के कारण किसी को योची का जनरल मैनेजर बनाएगा? आप उसे बहुत कम आंक रही हो। ओल्ड जी बोलते हुए उठी और जेएनएआई की ओर बढ़े। लड़की, याओची जी ग्रुप का व्यवसाय है। जनरल मैनेजर का पद अचूक है और सालाना वेतन कई लाख युआन है। यह एक लाभकारी नौकरी है। हाओयू ने मुझे कल जो कुछ हुआ सब बताया। किसी ने योची में गड़बड़ी की, लेकिन केवल आपकी माँ ने डर के बिना उसे रोका। वो इसमें घायल भी हुई। भले ही मेरा ये पोता बाहर से थोड़ा अनुचित लगे, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि तुम उसे नहीं समझती। कुछ चीजें हैं जिन्हें वो किसी से बेहतर जानता है। चैप्टर 51, आधिकारिक मैनेजर वांग। ये कहने के बाद ओल्ड जी वांग यूनमे के पास आए और गंभीरता से बोले, आप योची में इतने सालों से काम कर रही हैं, इसलिए आपको योची का व्यवसाय मॉडल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हमारी जी ग्रुप के देशभर में अनगिनत नाइट क्लब हैं। हालांकि हमारे पास एस्कॉर्ट सेवाएं हैं, हम कभी भी वे अश्लील व्यवसाय नहीं चलाते। भविष्य में आपको बस याओची में रहकर जनरल मैनेजर बनना है। हमारी जी ग्रुप आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। वांग यूनमे ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ओल्ड जी के सामने खड़ी होंगी और उनकी गंभीर बातें सुनेंगी। वो अनायास ही घबराई, लेकिन जैसे ही वो घबरा रही थी, वांग यूनमे ने अचानक समझ लिया। उनकी जनरल मैनेजर की पदवी यंग मास्टर जी का अचानक दिया गया निर्णय नहीं थी।
बल्कि यंग मास्टर जी ने कल रात जो कुछ हुआ उसे देखा और इसके परिणामस्वरूप ये पद उन्हें दिया गया। इससे वांग युनमे को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। सौभाग्य से इस पद के पीछे एक कारण था और यह यंग मास्टर जी की मनमानी नहीं थी। जियान आई थोड़ी हिचकिचाई। ओल्ड जी की बातें सुनकर उसे नहीं पता था कि वो अपनी माँ की नौकरी को लेकर चिंतित हो या नहीं। उसने सोफे पर बैठे हैंडसम व्यक्ति की ओर देखा जो उसे भी देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में मजाक भरी झलक थी। ऐसा लगता था कि वो जियान आई से कह रहा हो, तुम बहुत नाजुक हो। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जियान आई लगभग उसमें खो जाती। वो तुरंत नजरें हटा ली। जी हाओयू की आंखों में वो हल्की घबराहट थी जिससे उसके होठों पर मुस्कान और भी बढ़ गई। सियो चेन, जो सेट हमने अभी डिस्कस किया था उसे मेरे लिए रखो, ओल्ड जी ने चेन ले की ओर मुड़कर कहा। फिर उन्होंने खिंचाव किया और बाहर चले गए। जी हाओयू उठकर उनका अनुसरण करने लगा, लेकिन जब वो जियान आई के पास से गुजरा तो थोड़ी देर रुका। जियान आई ने उसकी नज़रें अपने तरफ महसूस की, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। उसकी खुशबू उसकी नाक तक आई, मोहक और मीठी। जब वे सेल्स ऑफिस से बाहर आए तो आकाश पहले ही अंधेरा हो चुका था। वांग युनमे ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में थाम लिया और खुद को उत्साहित होने से रोक नहीं पाई। उनके परिवार ने हैचिंग डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे डेवलपमेंट में 200 वर्ग मीटर का घर खरीदा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस घर की अंतिम कीमत 50% छूट के साथ केवल 3,50,000 युआन थी। चेन ले ने शुरू में ओल्ड जी की बात याद रखी और वांग युनमे के 3,50,000 युआन स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन वांग युनमे ने कहा कि अगर वो इसे स्वीकार नहीं करते तो वो घर नहीं खरीदेगी। तभी चेन ले ने इसे स्वीकार किया, ये सोचकर कि वो भविष्य में ओल्ड जी को अलग से समझा देंगे। रात में वांग युनमे ने आधिकारिक रूप से याओची क्लब की नई जनरल मैनेजर का पद संभाला। वो उस दिन दोपहर मॉल से खरीदी गई एक शालीन लेडी सूट में थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी भारी मेकअप नहीं थी, सिर्फ हल्का मेकअप किया हुआ था। उसके बाल कल किए नहीं थे, बल्कि एक साफ सुथरी पोनीटेल में बंधे हुए थे। एक पूरी तरह से नई पहचान का परिवर्तन उसके लुक से शुरू हुआ। हेलो मैनेजर वांग, हेलो मैनेजर वांग। जैसे ही उसने याओची क्लब में प्रवेश किया, कर्मचारियों ने झुककर नए वांग युनमे का अभिवादन किया। भले ही वो कल तक एस्कॉट थी, आज यंग मास्टर जी द्वारा नियुक्त नई जनरल मैनेजर बन चुकी थी। वांग युनमे ने सबको मुस्कान के साथ जवाब दिया। हॉल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि 3 लोग सूट में उसका स्वागत करने आगे बढ़ रहे थे। 2 पुरुष और 1 महिला। ये लोग पिछले मैनेजर शियांग चुनले के असिस्टेंट थे। अब वे वांग युनमे के असिस्टेंट बन गए हैं। इन तीनों को पहले से ही सूचित किया गया था कि नई मैनेजर इनएक्सपीरियंस्ड है और उन्हें वांग युनमे को प्रारंभ से मार्गदर्शन और सहायता करनी होगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वांग युनमे अपने असिस्टेंट्स के साथ अंदर गई। वे सीधे 13वीं मंजिल पर जनरल मैनेजर के ऑफिस पहुंचे। चैप्टर 52 मासिक परीक्षा। सोमवार को जियान ने अपनी पुनर्जन्म के बाद पहली मासिक परीक्षा का सामना किया। अजोंग शहर का एक प्रमुख हाई स्कूल था। हालांकि इसे प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता था, यदि किसी के ग्रेड कमजोर थे तो इसमें प्रवेश पाना कठिन था। इसलिए छात्रों के बीच परिणामों की प्रतियोगिता बहुत ही तीव्र थी। यदि वे थोड़ी सी भी ढिलाई करते तो दर्जनों स्थान पीछे रह सकते थे। हर ग्रेड में 10 क्लासेस थे और कुल 500 से अधिक छात्र थे। जियान आई के पिछले परिणाम अपेक्षाकृत स्थिर रहे थे और वो मूल रूप से टॉप 10 में रहती थी। जियान आई जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करती है, लिन ये पीछे से उसे रोकता है। लिन ये अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था और एक कंधे पर स्कूल बैग डालकर जियान आई की ओर दौड़ा। उसने अपनी तेज नज़रों से जियान आई का आकलन किया और कहा, मैं शुक्रवार को कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं देखा। दूसरों से सुना कि सुबह टीचर ने तुम्हें बुलाया और उसके बाद तुम क्लास में नहीं आई। क्या तुम ठीक हो? लिन ये की आवाज़ पूरी तरह से उदासीन नहीं थी, उसमें थोड़ी चिंता भी झलक रही थी। फिर भी जियान आई के दिल में ज़्यादा हलचल नहीं हुई। उसने बस जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस एक अप्रत्याशित स्थिति थी। अब सब सुलझ गया है। जियान आई का भाव स्वाभाविक था और उसकी स्थिति सामान्य थी। लिन ये समझ गया कि वह झूठ नहीं बोल रही, तो उसने सिर हिलाया। अच्छा है कि तुम ठीक हो। मैं पहले मासिक परीक्षा के लिए क्लास जा रहा हूँ। दोपहर में कैफेटेरिया में मिलते हैं। जियान आई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि आज सुबह स्कूल के गेट पर हुई ये थोड़ी सी बातें दोपहर में ईयर 1 के छात्रों के बीच फिर से चर्चित गॉसिप बन गईं। जब वो क्लास में लौटी,
छात्रों की नज़रें अभी भी दूरी और अलगाव में थीं। किसी ने यह नहीं पूछा कि शुक्रवार को क्या हुआ था। वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। चूंकि ली युनमे घायल थी, वो परीक्षा के लिए स्कूल नहीं आई। लेकिन जियन एआई ने कुछ खबरें अपने सहपाठियों की फुसफुसाहट से सुनी। स्टूडेंट ए, जियान आई के आम परिणामों के अनुसार अगर इस बार उसने सामान्य प्रदर्शन किया तो क्या वो क्लास 1 में नहीं जाएगी और लिन यी के साथ उसी क्लास में होगी? स्टूडेंट बी, संभव है। जियान आई पहले दोनों मासिक परीक्षाओं में टॉप 10 में थी। स्टूडेंट सी, क्या उसने एक हफ्ता क्लास मिस नहीं किया क्योंकि वो एक हफ्ता पहले पानी में गिर गई थी? इस बार उसके परिणाम निश्चित रूप से पहले जितने अच्छे नहीं होंगे। स्टूडेंट ए, यह जरूरी नहीं है। भले ही उसके परिणाम कम हो, वो टॉप 50 में नहीं होगी क्या? स्टूडेंट बी, कौन जानता है, वैसे भी मैं क्लास 1 में नहीं जा सकता। स्टूडेंट सी, तुम्हें क्यों लगता है कि वे फिर से सभी को क्लास में बांट रहे हैं? 2 महीने में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। जियन एआई ने मानसिक साधना तकनीकों को सीखने के बाद अपनी सुनने की क्षमता असाधारण रूप से बढ़ा ली थी। अगर वो चाहती तो वो अपने आसपास की छोटी छोटी आवाज़ें भी सुन सकती थी। अब उसने समझ लिया कि मासिक परीक्षा के परिणाम क्लास के पुनर्वितरण को प्रभावित करते हैं। अगर वो एक क्लास में 50-60 छात्रों की संख्या देखती तो टॉप 50 छात्र क्लास 1 में नियुक्त होते। यह जियन एआई की उत्सुकता बढ़ा गया। उसके आसपास के छात्रों का उसके प्रति दृष्टिकोण पारदर्शी था। यदि उसे अपने सहपाठियों के बीच बदलने का मौका मिला तो वो 2 दोस्त बना सकती थी। मासिक परीक्षा का प्रारूप अभी भी वही था। ये पिछले महीने उसने जो कुछ सीखा उसका परीक्षण करती थी। जियान आई इस ज्ञान से बहुत परिचित थी। उसने जल्दी से पेपर पूरे कर दिए, लेकिन दोबारा चेक करना नहीं भूली। सुबह में उन्होंने गणित, भाषा, विदेशी भाषाएं और भौतिकी की परीक्षा दी। दोपहर में राजनीति, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की परीक्षा हुई। दोपहर में कैफेटेरिया में लिन यी ने फिर से बिल का भुगतान किया। कैसा लगा? लिन यी ने लाइन में खड़े होकर जियन एआई से पूछा। जियान आई ने अपनी धातु की प्लेट पर बचे कुछ ब्रेस्ड पोर्क रिब्स को देखा और जवाब दिया, काफी अच्छा। चैप्टर 53, मुझे लगता है तुम बदल गई हो। जियन एआई का आरामदायक चेहरा देखकर लिन यी के दिल में अनजानी खुशी उमड़ आई। उसके होंठ मुस्कुराए, शायद हम एक ही क्लास में भी आ जाएं। जियन एआई ने यह सुनकर तुरंत पोर्क रिब्स से नजरें हटाकर लिन यी की ओर देखा। वो नहीं जानती थी कि उसे किस तरह का भाव दिखाना चाहिए। अगर तुम मुझसे ऐसे मुस्कुराओगे तो मुझे परेशानी हो जाएगी। जियान आई मजाक कर रही थी, लेकिन लिन यी तुरंत अपना चेहरा सीधा कर गया और धीरे से बोला, माफ करना। जियान आई इस पर चुपचाप हल्की हंसी रोक नहीं पाई। लिन यी का मासूम और ऊर्जावान चेहरा देखकर जियान आई को अचानक एहसास हुआ कि उसकी पहली जिंदगी में उसे उस पर क्रश होना कोई अंधापन नहीं था। वो वास्तव में एक अच्छा इंसान था। मैं मजाक कर रही हूँ, जियान आई मुस्कुराते हुए बोली। हालांकि जियान आई जितना ऐसा व्यवहार करती, लिन यी उतना ही अपराधबोध महसूस करता। उसे अब भी याद था कि जब उसने उसका प्रेम पत्र ठुकरा दिया था, तब जियान आई आंसुओं के साथ भाग गई थी। लिन यी कुछ कहने ही वाला था कि जियान आई ने उसका हाथ खींचा और आगे बढ़ते हुए कहा, हमारी बारी है, मुझे ब्रेस्ड पोर्क रिब्स चाहिए। खाना खरीदने के बाद जियान आई प्लेट उठाकर खिड़की के पास एक सीट ढूंढी। थोड़ी देर बाद गुआन टाओ भी आई। तुमने कहा था कि तुम्हें पोर्क रिब्स चाहिए। मैं शुक्रवार को यहाँ नहीं थी। आज मैं तुम्हें पूरा कर दूंगी। जियान आई ने अपनी प्लेट पर मौजूद पोर्क रिब्स गुआन टाओ को देते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। पोर्क रिब्स देखकर जो जियन एआई के लिए थे, गुआन टाओ जल्दी से रुकी। फिर उसने जियान आई की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या इन्हें लिन यी ने खरीदा? जियन एआई ने एक कटा हुआ लहसुन खाया और सिर हिलाया। 1 महीने में ये सिर्फ दूसरी बार का खाना है। गुआन टाओ ने एक पोर्क रिब खाई और निगलते हुए कहा, तुम्हें क्लास विभाजन के बारे में पता है ना? जियन एआई ने सिर हिलाया। गलत मत करो, तुम हमेशा कोर्ट में टॉप 10 में रही हो। मैं यही तुम्हें वापस कहूंगी। तुमने 1 हफ्ते की क्लास मिस की है। गुआन टाओ ने चिंता व्यक्त की। गुआन टाओ की आत्मविश्वास देखकर जियान आई को राहत मिली। जब तक तुम सामान्य प्रदर्शन कर सकती हो, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों को क्लास 1 में जाने का भरोसा था और गुआन टाओ को भी अन्य छात्रों जैसी ही चिंताएं थीं। उसने जियान आई की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पिछले परिणामों के आधार पर तुम लिन यी के साथ एक ही क्लास में रहोगी। जियान आई बिना कुछ कहे सिर हिलाई। लिन यी क्लास 1 का टॉप छात्र था और मासिक परीक्षाओं में हमेशा कोर्ट में पहला आता था।
हालांकि जियान आई अब अपने दिल में वो साधारण 14 साल की लड़की नहीं रही। भले ही लिन ही उसकी पिछली जिंदगी में पहला प्यार था, उसकी आत्मा अब 14 साल की नहीं रही। सिर्फ लिन ही नहीं, यान टियन, शिया कंगवान और गाओ यांग भी हैं। ईयर 1 के ये प्रसिद्ध छात्र मूल रूप से क्लास 1 में होंगे। जियन एआई का लहजा सामान्य था। उसके दिल में लिन यी और अभी अभी बताए गए नामों में कोई फर्क नहीं था। गुआन टाओ शुरू में चिंतित थी कि जियान आई लिन यी के कारण असहज महसूस करेगी। अब जब उनका रिश्ता सहज हो गया, उसने चुपचाप राहत की सांस ली। सीओआई, मुझे लगता है तुम बदल गई हो, गुआन टाओ ने अचानक कहा। जियन एआई ने खाना खाना रोका और मुस्कुराई। लोगों को बदलना सीखना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। गुआन टाओ ने सिर हिलाया, पूरी तरह समझ नहीं पाई। वैसे भी मुझे लगता है तुम बीमार होने के बाद ज्यादा खुशहाल हो गई हो। तुम्हारा पूरा ऑरा पहले से अलग है। जियान आई ने जू डांग ता दिखाते हुए इस विषय को छोड़ दिया और गुआन टाओ की ओर देखकर विषय बदल दिया। साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट जल्द ही ध्वस्त होने वाला है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? ध्वस्त? गुआन टाओ हैरान हुई। उसने अपने चॉपस्टिक कुतरते हुए सिर हिलाया। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं। चैप्टर 54, तुम्हें भी आना चाहिए। जियान आई ने गुआन टाओ को बताया कि अंकल वू ने उस वीकेंड क्या कहा था। अंत में उसने जोड़ा, वैसे भी हमारे परिवार ने नया घर खरीदा है, वरना जब ये इलाका ध्वस्त होगा तो कीमत बढ़ जाएगी। तब शायद अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। उसने गुआन टाओ को इसलिए बताया क्योंकि दोनों परिवारों का आपस में अच्छा रिश्ता था। हालांकि जियन एआई यहीं रोक गई। जब तक गुआन टाओ अपने माता पिता तक ये बात पहुंचाए, उसे अपने अंकल और आंटी की योजनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। आखिरकार वो उन्हें मजबूर नहीं कर सकती थी कि वे साथ में घर खरीदें। तुम्हारे परिवार ने घर खरीदा? गुआन टाओ हैरान हो गई। उसके ख्याल में भले ही आंटी में के 2 काम थे, बायून सिटी में घरों की कीमतों को देखकर यह आम लोगों के बस की बात नहीं थी। हालांकि गुआन टाओ ने जियन एआई के परिवार के घर खरीदने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अभी अभी जियान आई द्वारा बताए गए ध्वंस डेमोलिशन मामले पर ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अगर भविष्य में यहाँ ध्वंस होगा तो जितनी जल्दी हम घर खरीदेंगे उतना ही बेहतर। गुआन टाओ बहुत समझदार थी और उसने तुरंत इस मामले के फायदे और नुकसान देख लिए। जब मैं घर जाऊंगी मैं अपने पापा को बताऊंगी। पता नहीं हमारी फैमिली के पास इतना पैसा है या नहीं। जैसे ही दोनों बातें कर रही थी, लिन यी की आवाज़ अचानक उनके पीछे से आई। जियान आई, परीक्षा के बाद दोपहर में हम गेम खेलेंगे और आराम करेंगे। क्या तुम हमारे साथ आओगी? जियान आई और गुआन टाओ एक साथ ऊपर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लिन यी नहीं था। यान टियन, शिया कंगवान और गाओ यांग भी मौजूद थे। गाओ यांग का चेहरा भावहीन था और वो थोड़ा ठंडा लग रहा था। यान टियन थोड़े अधीर लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि जियन एआई के प्रति उनका थोड़ा पूर्वाग्रह था, क्योंकि लिन यी हर दिन उसे दोपहर का खाना दिला रहा था। शिया कंगवान का व्यवहार अनपेक्षित रूप से उत्साही था। उसने जियान आई की ओर देखा और गर्मजोशी से उसे आमंत्रित किया। चलो साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जियान आई शुरू में किसी बहाने से इनकार करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लिन यी के अलावा कोई और उसे आमंत्रित करेगा। उसकी नज़र शिया कंगवान पर पड़ी। वो जानती थी कि यह लड़की शिया ग्रुप की बेटी थी। वो अमीर और एयरजोंग में बहुत प्रसिद्ध थी। शिया कंगवान का व्यवहार सच्चा था और यह स्पष्ट था कि वो ईमानदारी से उसे आमंत्रित कर रही थी। सोचते हुए कि शायद इस परीक्षा के बाद उसे भी उनके साथ एक ही क्लास में रखा जाएगा, जियन एआई ने सोचा कि कुछ और दोस्त बना लेना अच्छा रहेगा। उसने तुरंत हल्का सिर हिलाया। ठीक है, तो स्कूल के गेट पर मिलेंगे, शिया कंगवान ने चमकती मुस्कान के साथ कहा, अपने हल्के गाल के गड्ढे दिखाते हुए। उसने गुआन टाओ की ओर देखा और कहा, तुम्हें भी आना चाहिए, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। ये लोग ईयर 1 में प्रसिद्ध थे। गुआन टाओ ने यह नहीं सोचा था कि उसे भी बुलाया जाएगा। वो थोड़ी उत्साहित हो गई। जब वे चले गए, उसने जियान आई की ओर देखा और कहा, सीओआई, क्या मैं भी जा सकती हूँ? गुआन टाओ की यह बेवकूफ सी दिखती हुई स्थिति देखकर जियान आई मुस्कुराई और बोली, इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? ये शिया कंगवान है, शिया कंगवान ने मुझे बुलाया है, गुआन टाओ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। जियन एआई ने सिर हिलाया और हंसी, लेकिन वो गुआन टाओ की भावनाओं को समझ सकती थी। अगर यह उसके साथ उसकी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो वो शायद खुशी से चीखती।
लिन यी, शिया कंगवान, यान टियन और गाओ यांग ये 1 के अजोंग में 4 सबसे प्रसिद्ध छात्र थे। अजोंग एक प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन उनके परिवार और पृष्ठभूमि सभी अभिजात वर्ग के थे। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी शारीरिक सुंदरता भी उच्च स्तर की थी। शिया कंगवान चारों में एकमात्र लड़की थी और वो बहुत प्यारी और मधुर थी। भले ही हर कोई जानता था कि वह यान टियन की गर्लफ्रेंड थी, फिर भी उसे अक्सर गुमनाम प्रेम पत्र मिलते रहते थे। अन्य 3 लड़कों के लिए तो और भी अधिक। हाई स्कूल की लड़कियां लड़कों से अक्सर ज्यादा दीवानी होती हैं, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा प्रेम पत्र मिलते थे। चैप्टर 55 ज्यादा मत बढ़ाओ। चूंकि दोपहर में कई विषय थे, छात्रों की परीक्षा खत्म होने के बाद आसमान धुंधला हो गया। उनमें से कई मानसिक और शारीरिक रूप से थक गए थे। अरे भगवान, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। इस बार मैं आखिरी 5 क्लासों में आ सकती हूँ। पहले मासिक परीक्षा 2 दिन में होती थी, इस बार सब कुछ एक ही दिन में समा दिया गया। मेरा दिमाग फटने वाला है। सही है, सुबह तो ठीक था, लेकिन दोपहर में मेरा दिमाग पूरी तरह गड़बड़ हो गया। मैंने ज़ेंगवान के नियम को भी भूल गई। सब लोग बड़बड़ा रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन ठीक नहीं था। स्कूल के गेट पर ज़ियनयाई ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसने लिन यी और बाकी सभी को देखा। गुआन टाओ भी जल्दी बाहर आ गई थी। COI, गुआन टाओ उत्साहित होकर उसे हाथ हिलाकर बुलाई। ज़ियनयाई ने ऊपर देखा और उनके पीछे एक काली लिमोजिन देखी। ड्राइवर काले सूट में दरवाजे पर खड़ा भावहीन था। सभी यहाँ थे। यान टियन ने ज़ियनयाई की ओर देखा और अपने होठों को घुमाया। सभी यहाँ हैं, तो कार में बैठ जाओ, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। जियान आई बेवकूफ़ नहीं थी। वो यान टियन के उसके प्रति अस्वीकार को महसूस कर सकती थी और थोड़ा हैरान भी हुई। भले ही वो सबसे धीरे बाहर आई, परीक्षा खत्म हुए केवल कुछ ही मिनट हुए थे। यान टियन के चेहरे से लग रहा था कि वो उसके आने तक रात होने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा पहले वो लव लेटर वाले मामले में शामिल था। पीड़िता के रूप में उसने अभी तक उससे हिसाब नहीं सुलझाया था। अब वो किसको घमंड दिखा रहा था? ज़ियनयाई ने मन ही मन आंखें घुमाई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। भले ही उसने शिकायत की, वो सार्वजनिक रूप से उससे बहस नहीं करेगी। दूसरी ओर शिया कंगवान ने यान टियन को नापसंद निगाहों से देखा। फिर उसने पहल की और ज़ियनयाई को बुलाया। कार में बैठो, जियान आई। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, मीठी और हल्की फलों जैसी खुशबू ने उसका स्वागत किया। कार का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही शानदार था। ये फलों और ड्रिंक्स से भरा हुआ था। गुआन टाओ ही नहीं, जियान आई ने भी अपनी पिछली जिंदगी में कभी लिमोजिन में नहीं बैठी थी। वाह! गुआन टाओ अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने जिज्ञासु नजरों से चारों ओर देखा। चूंकि सीट बहुत नरम थी, जब वो उस पर गिरी तो हैरान रह गई। उसने जल्दी से हैंडल पकड़ा और अपनी स्थिति सीधी की। ये कार कितनी बड़ी है, मैंने इसे फिल्मों में देखा है। गुआन टाओ अपनी हैरानी रोक नहीं पाई और हैरान होकर सांस ली। हे ये तो यान टियन बस अपनी फैमिली की कार दिखाने ही वाला था कि जियान आई की हल्की आवाज़ आई। यह एक स्ट्रेच लिंकन लिमोजीन है जो अमेरिका में बनाई गई है। अभी चीन में इसके कोई डीलर नहीं है। भले ही यह एक शानदार कार है, इसका मार्केट वैल्यू केवल लगभग 1 मिलियन युआन है। यान टियन की बातें गले में अटक गईं। जब उसने जियान आई की बातें सुनी, तो वो आधा खुला मुंह लिए आंखें झपकाने लगा। दूसरों के चेहरे पर भी आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नहीं सोचा था कि ज़ियनयाई जैसी लड़की यह सब जानती होगी। अगर उन्हें सही याद है, तो क्या ज़ियनयाई एरजोंग में सिर्फ उसके अंकों के आधार पर आई थी? उन्होंने सुना था कि उसका परिवार साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में रहता था और बहुत गरीब था। वो स्ट्रेच लिंकन लिमोजीन के बारे में कैसे जानती थी? तो तुम्हें पता है ये सब? लिन यी जियान आई के सामने बैठा और हल्का झुककर उसे दिलचस्पी से देखा। जियान आई ने केवल मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, मैं आमतौर पर मैगजीन पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे कुछ जानकारी है। टास्क। यान टियन ने तिरस्कार से होंठ मोड़े। उसका शरीर सीट में जैसे कोई हड्डी ही न हो, घुसा हुआ था। उसने जियान आई को तिरछी नज़र से देखा और कहा, तुम बस देख सकती हो। डर है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में इसे खरीदने की हैसियत नहीं होगी। यान टियन। शिया कंगवान ने नाखुश होकर उसे घूरा। अब तुम्हारा काम खत्म, ज्यादा मत बढ़ाओ। चैप्टर 56 ना खरीद सकती है, ना भरपाई कर सकती है। यान टियन निडर और बेझिझक था। स्कूल में हो या घर में, वह हमेशा एक तानाशाह की तरह था। लेकिन एक ही व्यक्ति से वो डरता था, उसकी गर्लफ्रेंड शिया कंगवान।
हालांकि वो अपनी लड़की से नाखुश था कि उसने उसके पक्ष में नहीं खड़ा होकर ज़ियन एआई के प्रति दोस्ताना व्यवहार किया। उसने ये सब केवल अपने मन में ही कहा। वो किस हिम्मत से ज़बानी कह सकता था? तुरंत ही यान टियन ने सिर झुकाया और कार की खिड़की से बाहर देखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसे अनदेखा करो। मैंने इन कुछ दिनों में उसे सबक नहीं सिखाया। लगता है उसकी त्वचा में खरोंच होने लगी है। शिया कंगवान ने ऐसा कहा जैसे जियान आई को झेपाने का डर हो। फिर उसने ध्यान घुमाया और गुआन टाओ की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं देखती हूँ कि तुम अक्सर ज़ियन एआई के साथ रहती हो। गुआन टाओ अभी अभी अपनी ड्रिंक का घूंट ले रही थी। उसने शायद नहीं सोचा था कि शिया कंगवान जू डांग उससे बात करेगी। उसकी उत्सुकता में वो अचानक खांस गई। खां 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 खां। खांसी की इस श्रृंखला के बाद गुआन टाओ का चेहरा लाल हो गया। गाओ यांग, जो उसके सामने बैठा था, ने इसे देखकर हल्का भौहें चढ़ाईं। उसने अपने हाथ से धीरे से चश्मे को संभाला। गुआन टाओ चारों ओर देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। जब गाओ यांग ने देखा तो उसने दिल में गहरी आह भरी। उसने अपनी शर्ट की जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला। दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। यंग मास्टर गाओ ने एक सफ़ेद रेशमी रुमाल निकाला। उसकी पतली उंगलियां रुमाल के कोने को पकड़ रही थीं और उसने इसे गुआन टाओ को थमा दिया। गुआन टाओ घबरा गई और ध्यान से नहीं देखा। उसने शुरू में सोचा कि यह सिर्फ एक नैपकिन है, इसलिए उसने इसे लेकर अपना मुंह पोंछा। जब उसे रेशमी और नाजुक बनावट का एहसास हुआ तो वह अचानक हैरान रह गई। उसने ऊपर देखा और रुमाल के कोने में एक छोटा लोगो देखा, एलवी। ओह माय! गुआन टाओ अपने सीट पर झटके से उठ गई और जल्दी से रुमाल को अपनी मेज पर रख दिया। माफ़ कीजिए, मैंने आपका रुमाल गंदा कर दिया। गुआन टाओ का चेहरा उलझन में था। एक एलवी रुमाल की कीमत कम से कम कुछ हजार युआन से लेकर दसियों हजार युआन तक होती है। वो इसे खरीद भी नहीं सकती थी, न ही भरपाई कर सकती थी। शुरू से अंत तक गाओ यांग वहाँ भावहीन बैठा रहा। बचपन से ही उसमें एक शालीन और परिष्कृत आभा थी। उसके गोल्ड फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी शांत और बुद्धिमान नज़र छुपी थी। यान टियन की तुलना में उनका स्वभाव पूरी तरह अलग था। गुआन टाओ की बेबसी को देखकर गाओ यांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये गुआन टाओ को और अधिक घबरा दिया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, मैं इसे धोकर आपको वापस कर दूंगी। गाओ यांग की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने रेशमी रुमाल उठाया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब में डाल दिया। जियान आई उन्हें देख रही थी। उसने महसूस किया कि अलग अलग दुनिया के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पिछली जिंदगी में गुआन टाओ बाद में एक अमीर परिवार में शादी कर चुकी थी। वो आदमी लगातार पीछा करता रहा, तभी उसने सहमति दी। शादी के बाद उसके सास ससुर उसे शुरू में पसंद नहीं करते थे। केवल जब उसने 2 बेटे दिए तभी उन्हें सुकून और संतोष मिला। अब जब गुआन टाओ अमीर बच्चों के सामने थी, उसने स्वाभाविक रूप से हीनता महसूस की। शिया कंगवान का निमंत्रण और पहल उसे ऐसे उत्साहित कर रहा था जैसे उसे कोई शाही सम्मान मिला हो। पिछली जिंदगी की तरह ज़ियन एआई ने लिन यी पर क्रश होने के दौरान हीनता महसूस की थी। मेरा नाम गुआन टाओ है, मैं क्लास 4 में हूँ। गुआन टाओ ने शिया कंगवान को जवाब देना नहीं भूली। तुम गुआन टाओ हो? मुझे तुम्हारा प्रभाव याद है। शिया कंगवान की आंखें चमक उठीं। तुमने पिछले महीने मासिक परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। मैं तुम्हें जानती हूँ। चैप्टर 57, शैतान आ गया है। तुम मुझे जानते हो? गुआन टाओ हैरान दिखी, या कहे कि थोड़ी खुश और सम्मानित महसूस कर रही थी। एक प्रतिष्ठित स्कूल जैसे अजोंग में उसे कौन याद रखेगा? हाँ, बिल्कुल, मैं टॉप 10 के सभी नाम याद रखती हूँ। बस कुछ लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके नाम और चेहरे मेल नहीं खा पाए। शिया कंगवान मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हारा नाम इतना अनोखा है कि मैंने तुरंत याद कर लिया। सच में? ही। गुआन टाओ ने बेतुकी हंसी दी, लेकिन उसके मन में बहुत खुशी थी। इसी समय लिन यी ने भी शांत स्वर में कहा, ज़ियन एआई और गुआन टाओ ने एयरजोंग में अपने अंकों के आधार पर प्रवेश लिया। मैंने सुना कि उन्हें पूरी छात्रवृत्ति मिली। शिया कंगवान की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने अचानक इस बात को महसूस किया। उसने खुशी से दोनों की ओर देखा और कहा, अगर ऐसा है तो मासिक परीक्षा के बाद हम सब शायद एक ही क्लास में हों। ये बात समझ में आई। वो लिन यी के छोटे समूह में अकेली लड़की थी। हालांकि वे बहुत करीब थे। शिया कंगवान लंबे समय से चाहती थी कि उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त हो, जिससे वो हर बात साझा कर सके।
लेकिन वजोंग की लड़कियां या तो अमीर थीं या प्रतिष्ठित परिवारों की थीं। उनमें से ज्यादातर में अमीर परिवार की बेटियों का गर्व था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। वे अमीर थीं और दूसरों से तुलना करना पसंद करती थीं। वे उबाऊ चीजें करती थीं, इसलिए शिया कंगवान उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी। हालांकि शिया कंगवान शिया परिवार की बेटी थी और उसका चेहरा सुंदर और निर्दोष था, लेकिन उसकी हड्डियों में ऐसा नहीं था। उसके अंदर कोई घमंड या विशेषता नहीं थी। यही कारण था कि वो लिन यी और बाकी लोगों के साथ खेल सकती थी। कौन उनके साथ एक ही क्लास में होना चाहेगा? यान टियन ने चुपचाप फुसफुसाया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि शिया कंगवान उस पर भड़क जाएगी और उसने बाकी शब्द निगल लिए। ड्राइवर उन्हें बायन स्क्वायर तक ले गया और फिर चला गया। 3 लड़के आगे चल रहे थे जबकि जियान आई, शिया कंगवान और ग्वांटाओ पीछे चल रही थी। क्या तुम लोग पहले कभी गेमिंग सिटी गए हो? शिया कंगवान ने पूछा। ग्वांटाओ ने सिर हिलाया, लेकिन जियान आई ने जवाब दिया, मेरा भाई मुझे पहले एक छोटे आर्केड में ले गया था, लेकिन यह मेरा पहला अनुभव है यहाँ। साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट और जोंगलू डिस्ट्रिक्ट में आर्केड और बिलियर्ड हॉल उतने ही थे जितने किसी गाय के बाल। जियान आई को जियान यू ने छुप छुप कर कुछ बार वहां ले जाया था। ये बिग प्लेयर गेमिंग सिटी बायुन सिटी का सबसे बड़ा गेमिंग सेंटर है। यहाँ हर तरह के गेम्स हैं, डांसिंग मशीन, रेसिंग आदि। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। शिया कंगवान उत्साहित हो रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि लड़के ऐसे स्थानों में अधिक रुचि रखते हैं। जब वे गेमिंग सिटी पहुंचे, जियान आई और ग्वांटाओ उत्सुक होकर चारों ओर देखने लगी। उन्हें हर तरह के गेम कंसोल्स के बीच में देखा जिनके नाम तक उन्हें नहीं पता थे। इंटरनेट का युग अभी नहीं आया था, इसलिए गेमिंग सिटी युवा लोगों के लिए मनोरंजन का एक लोकप्रिय स्थल था। गेमिंग सिटी में भीड़ का सैलाब था। लोग लोकप्रिय गेम्स जैसे डांसिंग मशीन के लिए लाइन में खड़े थे। शोरगुल वाला माहौल बहुत संक्रामक था। जियन एआई ने भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ नहीं बदला है, वो अब भी एक बच्ची ही थी। लिन यी ने कुछ गेम टोकन खरीदे और सभी को दिए। शिया कंगवान ने लड़कों को चिल्लाकर कहा कि वे अपने खेल खेलें, जबकि उसने जियान आई और ग्वांटाओ को लेकर खेलना शुरू किया। आखिरकार लड़कों को रेसिंग, गन बैटल और फाइटिंग गेम्स पसंद थे। लड़कियों को इनमें ज्यादा रुचि नहीं थी। कुछ लोग डांस मशीन की ओर गए। मशीन पर एक कोरियाई गीत चल रहा था। 2 खिलाड़ी स्क्रीन के निर्देशानुसार डांस कर रहे थे। ये गेमिंग सिटी के सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स में से एक था। उनके पीछे कतार में खड़े लोगों के अलावा दर्शकों का भी समूह था। शैतान आ गया है। चैप्टर 58 मैं घमंड कर रहा हूँ। उस समय किसी ने भीड़ में शिया कंगवान को देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। अरे, ये तो क्रेजी रैबिट है। आखिरकार मैंने इसे देख लिया। कौन? क्रेजी रैबिट कौन है? वहाँ 3 लड़कियों में सबसे लंबी वाली। क्या वो शैतान है? क्रेजी रैबिट, ये तो इतनी छोटी है। हाँ, ये तो हाई स्कूल की स्टूडेंट लगती है। दरअसल ये डांसिंग मशीन एक रैंकिंग सिस्टम के साथ आती थी। हर गीत का एक उच्चतम रिकॉर्ड होता था और शिया कंगवान, जिसे सब शैतान कहते थे, इस डांसिंग मशीन पर सभी गीतों की चैंपियन थी। अब तक किसी ने भी उसके रिकॉर्ड को किसी एक गीत में भी नहीं तोड़ा था। शिया कंगवान ने अपने लिए एक एड बनाई थी, क्रेजी रैबिट। इसलिए जब भी कोई गीत नाचता था, उस गीत का स्कोरबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता था। चाहे कोई भी गीत हो, सबसे उच्च स्कोर हमेशा क्रेजी रैबिट का ही होता था। भीड़ में सभी उत्तेजित थे और उनकी नज़रें शिया कंगवान पर टिकी थीं। शिया कंगवान, लगता है वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। ग्वांटाओ थोड़ी उलझन में बोली। उसने भीड़ की ओर देखा और शिया कंगवान की ओर नजरें टिकाईं। शिया कंगवान ने मुस्कुराते हुए कैजुअली कहा, पहले मुझे डांसिंग मशीन सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन जब मैंने सबसे ऊंचा स्तर पार कर लिया तो मुझे यह उबाऊ लगने लगा। इसलिए मैंने लंबे समय तक नहीं खेला। शैतान को नाचना चाहिए। इसी समय किसी ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने पहल की, दूसरे ने तुरंत जुड़कर कहा, हाँ, एक गीत पर नाचो। मैंने बहुत समय से किसी को फुल मार्क्स पाते नहीं देखा। ये पहली बार है जब मैं यहाँ इतना समय बिताने के बाद शैतान को देख रहा हूँ। एक गीत पर नाचो। भीड़ में एक के बाद एक सबने अपनी राय जताई। स्पष्ट था कि ये सभी डांसिंग मशीन के दीवाने थे। वे शिया कंगवान यानी शैतान के भी बड़े समर्थक थे और सब उसे एक गीत नाचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। शिया कंगवान शर्माने वाली नहीं थी और इतने भव्य प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल था, खासकर जब उसने सुना कि कोई विशेष रूप से उसे देखने के लिए यहाँ आया है। उसने तुरंत जियान आई और ग्वांटाओ से कहा, तुम दोनों यहाँ रुककर देख सकते हो।
मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, शिया कंगवान ने अपनी कोट उतारी और जियान आई को दे दी। भीड़ के उत्साही जयकारों के बीच वो डांस मशीन पर चढ़ गई। माहौल तुरंत जीवंत हो गया और लोग उसे देखने के लिए एकत्र हो गए। लिन यी और बाकी लोग पास ही रेसिंग गेम में व्यस्त थे। डांस मशीन के पास हलचल देखकर यान टियन गर्व से मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी जरूर इस पर चढ़ी होगी। देखो, ये लोग कितने उत्तेजित हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दुनिया नहीं देखी हो। लिन यी सिर हिलाकर हंसा। मुझे नहीं पता कंगवान ने पहले डांसिंग मशीन पर किसे आकर्षित किया था, लेकिन उसे देखकर उसके शरीर पर उसकी नजरें पड़ी थीं और उसने उसे आधा साल तक पीछा किया। असल में यान टियन उस समय शिया कंगवान से इसलिए आकर्षित हुआ था क्योंकि वो डांसिंग मशीन पर आत्मविश्वासी और जीवंत लड़की थी। बाद में उसने उसे पाने के लिए आधा साल पीछा किया और अंततः उसका दिल जीत पाया। हालांकि यान टियन इसे मानने से इनकार करता है। मैं बस उस पर दया कर रहा था क्योंकि वो हर दिन इतनी कठोर और बेवकूफ़ लगती थी कि किसी ने उसे पसंद नहीं किया, इसलिए मैंने उसे वो किया। गाओ यांग एक्सप्रेशनलेस रहकर दान दान कहा, अगर तुमने कंगवान के सामने वही कहा तो मैं तुम्हें पुरुष मानूंगा। नहीं, मैं बस घमंड कर रहा था। यान टियन तुरंत डर गया। लिन यी ने निस्सहाय होकर हंसते हुए कहा, यह अच्छा था कि यान टियन, वो छोटा तानाशाह, कंगवान से मिला, वरना कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। मुझे समझ नहीं आता, बताओ किंगहुआन अभी भी ज़ियनयाई के साथ कैसे खेल सकती है? यान टियन इसे समझ नहीं पा रहा था और बहुत नाराज दिखाई दे रहा था। चैप्टर 59, क्या तुम उसके लिए गिर गए हो? यान टियन को ज़ियनयाई के प्रति ज्यादा पूर्वाग्रह नहीं था। आखिरकार वे एक ही दुनिया से नहीं थे। लव लेटर की घटना से पहले उनके बीच लगभग कोई बातचीत नहीं हुई थी। कभी कभी उसने ज़ियनयाई के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, लेकिन वो केवल उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लोगों का मजाक था। यान टियन को इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब ज़ियनयाई ने लिन यी से कहा कि वो उसे 1 महीने तक लंच पर ले जाए, तब यान टियन ने इस बिना किसी खतरे वाली लड़की के प्रति सावधानी बरती। आखिरकार लिन यी यह वन का सबसे सुंदर और सबसे अमीर लड़का था। इसके अलावा सब जानते थे कि जियान आई को लव लेटर की वजह से लिन यी पसंद था। यान टियन स्वाभाविक रूप से यह सोचने लगा कि ज़ियनयाई का लिन यी के लिए इरादा साफ नहीं है। वो लिन यी का माफ़ी स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन ज़रूर वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर लिन यी के करीब आना चाहती थी, खासतौर पर क्योंकि लिन यी का ज़ियनयाई के प्रति रवैया भी बदल रहा था। इससे यान टियन को महसूस हुआ कि जियान आई बहुत सक्षम है, क्योंकि उसने केवल कुछ ही दिनों में इतना कर दिखाया। कंगवान हमेशा अपनी दोस्ती के लिए मानक रखती थी। तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है कि उसके साथ दोस्त बनाना कितना मुश्किल है। जब वो ज़ियनयाई के साथ संपर्क करने को तैयार है, इसका मतलब है कि किंगहुआन को ज़ियनयाई में कुछ पसंद आया है। लिन यी का रवैया भी उसके प्रति बदल गया है, और यही इस बात को साबित करता है, गाओ यांग ने शांत स्वर में कहा, जबकि वो कार चला रहा था। अगर गाओ यांग ने यह नहीं कहा होता तो ठीक था, लेकिन एक बार जब उसने कहा, यान टियन ने महसूस किया कि दोनों के बीच कोई न किसी रूप में समझौता है। यान टियन तुरंत गाओ यांग की ओर देखा जैसे उसने किसी साथी को ढूंढ लिया हो और कहा, तुमने भी लिन यी के ज़ियनयाई के प्रति बदलाव को महसूस किया, है ना? मुझे पता था कि मैं ही ऐसा नहीं सोच रहा। अरे, अगर तुम दोनों कंगवान के बारे में बात करना चाहते हो तो करो, मुझे इसमें मत खींचो। लिन यी जल्दी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे ये तय नहीं था कि उसके ज़ियनयाई के प्रति भावनाएं बदल गई हैं या नहीं। वो हमेशा ज़ियनयाई की चिंता को अपने प्रति उसके एहसान के रूप में सोचता रहा था। इसे न नकारो, सच बताओ, क्या तुम उसके लिए गिर गए हो? यान टियन का चेहरा गंभीर हो गया। जियान आई सच में सुंदर है। अगर तुम उसके लिए गिर गए हो तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। हटो, ऐसा कुछ नहीं है, लिन यी ने अधीरता से कहा, लेकिन उसका चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। यान टियन ने उत्सुकता से लिन यी को देखा। तुम नहीं? लिन यी, नहीं। देखकर कि लिन यी ने इतनी आसानी से इनकार कर दिया, यान टियन ने ज्यादा सोचा नहीं। वो तुरंत अपने होंठ मुड़ा और बोला, तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वो हमारे साथ खेले तो मुझे कुछ नहीं कहना। आखिरकार कंगवान को भी वो पसंद है, लेकिन अगर उसके इरादे तुम्हारे प्रति कुछ और हैं तो मैं उसे कोई सम्मान नहीं दूंगा। इस बीच डांस मशीन से अचानक जयकारों की एक लहर आई। शिया कंगवान ने डांस खत्म किया और फुल मार्क्स प्राप्त किया। हालांकि पिछला रिकॉर्ड भी फुल मार्क्स का था,
इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। गीत खत्म होने के बाद शिया कंगवान की चिकनी माथे पर पसीने की एक पतली परत बन गई। ग्वान टाओ उसकी ओर प्रशंसा के साथ बढ़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, शिया कंगवान, तुम कमाल हो। मैंने जो देखा उससे मैं पूरी तरह दंग रह गई। जियान आई ने शिया कंगवान को कोट वापस दिया और हैरानी जताई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम आमतौर पर इनके साथ खेलती हो। शिया कंगवान ने कोट पहनते हुए जियान आई की ओर मुस्कुराई और हंसते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन अमीर लड़कियों जैसी हूँ जो रोज सिर्फ बाबी डॉल्स के साथ खेलती हैं? जियान आई और गुआन टाओ एक दूसरे को देखकर चुप रही। यही उनके मन में भी था। तुम लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजें पता नहीं हैं। शिया कंगवान ने उनकी बाहों को पकड़ा और मुस्कुराई। चलो, मैं तुम्हें कुछ और खेल दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। चैप्टर 60, कोई ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता। जियान आई कभी गेम्स खेलने में प्रतिभाशाली नहीं थी। चूंकि यह केवल एक मनोरंजन का माध्यम था, इसलिए उसे अपने मानसिक साधना तकनीकें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी जियान आई बहुत खुश थी। यह एक शुद्ध आनंद था, बेफिक्र और बिना किसी बोझ के। इस समय तीनों लड़कियां प्लास्टिक की हथौड़ी से वैक ए मोल खेल रही थीं। दूरी पर लिन यी की नजरें जियन एआई के चेहरे के किनारे पर टिकी हुई थी। गेमिंग सिटी की रोशनी उसके बर्फ जैसी पार्श्व प्रोफाइल पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी चमक रही थी। उसकी बहती आंखों में जैसे रोशनी के कण थे। उसकी मुस्कान फूल जैसी थी, भव्य और अनजाने में खिल रही। जब वो घर पहुंची तब लगभग 8 बजे का समय था। जियान आई ने दरवाजा खोला और देखा कि वांग युनमे सोफे पर बैठी थी। वो हैरान रह गई, लेकिन कुछ कहने से पहले जियन एआई ने सोफे के दूसरे छोर पर 2 और लोग बैठे देखे। पुरुष 30 के शुरुआती दशक का लग रहा था। वो छोटा और दुबला था और उसके बाल थोड़े घुंघराले थे। पीली सी त्वचा और चेहरा थोड़ा बीमार सा दिख रहा था। पुरुष के बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो 50 साल से ऊपर की लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं। बालों की जड़ों से फैली हुई सफेदी यह बता रही थी कि वह अब जवान नहीं है। उसकी तेज और चालाक नजरें सामान्य बुजुर्गों की तरह धुंधली नहीं थीं। इन 2 चेहरों की उसकी याद में धुंधलापन था। जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तब उसके सबसे छोटे चाची और चाचा के अलावा कोई और अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं था। अब अचानक वो चाचा और दादी को सामने देखकर जियान आई थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गई और प्रतिक्रिया देना भूल गई। सीओआई वापस आ गई हैं। वांग युनमे ने अपनी बेटी को देखा और आवाज दी। जियान आई को हकीकत में लौटा दिया। होश में आने के बाद जियान आई ने अपनी माँ को जवाब दिया और दोनों से कहा, दादी, चाचा। सीआई चुनहुआ ने जियन एआई को शांत दृष्टि से देखा और ठहाका लगाया। तुम वापस आ गई हो। उसका स्वर ठंडा और दूरस्थ था, बिना किसी स्नेह के। वांग युनफे ने अपनी आंखें भी नहीं उठाईं। वो सोफे पर पैर क्रॉस किए बैठा था, जैसे उसे जियन एआई के बारे में कोई जानकारी ही नहीं। वांग युनमे जानती थी कि उसकी वजह से कोई भी उसके बच्चों को पसंद नहीं करता। वो डर गई कि जियान आई असहज महसूस न करे, इसलिए जल्दी से कहा, सीओआई, माँ ने रसोई में तुम्हारे लिए खाना छोड़ा है। तुम पहले जाकर खा सकती हो। मुझे तुम्हारी दादी और चाचा से कुछ बात करनी है। जियान आई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैग फेंक दिया और रसोई में चली गई। रसोई का दरवाजा बंद करना नहीं भूली। ये देखकर वांग युनमे ने आह भरी और दादी व भाई की ओर देखा। माँ, मैंने जो कहना था कह दिया। मुझे अभी काम पर जाना है। आप लोग पहले जा सकते हैं। जा सकते हैं? कहाँ? काई चुनवा ने अपनी बेटी की ओर आवाज उठाई। तुम्हारा भाई 30 के ऊपर का है। उसे जीवनसाथी ढूंढना और शादी करना आसान नहीं था, और तुम इसे बर्बाद करने की सोच रही हो? दीदी, क्या आप जानबूझकर मुझे कुंवारा बनाने की कोशिश कर रही हैं? वांग युनफे ने नाराज चेहरे के साथ चिल्लाया। वांग युनमे कभी भी किसी के सामने नहीं झुकती थी। इसके अलावा इसका उसका क्या लेना देना? उसका भाई शादी करने वाला था और औरत को नया घर चाहिए। अगर वो इसे खरीदने में सक्षम नहीं था तो उसने क्यों उससे पैसे मांगे? क्या वो जानबूझकर परेशानी पैदा कर रही थी कि उसने पैसे नहीं दिए? माँ, क्या आप समझदार हो सकती हैं? क्या आपको लगता है कि मैं इतने सालों में जियन यू और जियन एआई को अकेले पालने के लिए आसानी से पैसे कमाया हूँ? अगर आपने मदद नहीं की तो ठीक है, लेकिन अब आप मुझसे पैसे मांग रही हैं ताकि भाई घर खरीद सके और शादी कर सके? कोई ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी अनजाने राज खुलेंगे। उन्हें मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एकोज ऑफ शोभना को।